Hello students, welcome to the next lecture of subject Fluid Mechanics and Hydraulic Machines. In our previous lecture, we had learned the static force on different surfaces, in which we had learned vertical plane, horizontal plane and curved surfaces, as well as inclined surfaces. Today we will learn buoyancy. Now what is buoyancy? First of all, let us understand buoyancy है क्या. buoyancy आपने कभी फील किया होगा जैसे ही आप मतलब कोई पानी से भरा हुआ बकेट, ठीक है, आप ऊपर रख देते हो तो क्या होता है कि फ्लूइड एक पुल पुश फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है उस बकेट पे, सो दैट इट फ्लोट्स, है ना. वो फ्लोट होती है उस पर. जैसे अपन बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने कभी बलून वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो बलून एयर में कैसे आराम से उड़ जाता है ना. दूसरी चीज कि आपने कभी देखा होगा कि छोटे छोटे मतलब पीसेस जो होते हैं, वुडन पीसेस, इट ऑल्सो फ्लोट्स इन लिक्विड वाटर में आराम से फ्लोट करते हैं. सो ये होता क्या है एक्चुअली, द फ्लूइड acts upon some force or upward force on that body, right? So that what happen, that body tends to lift. तो ये जो force है which tends to lift that body is known as buoyancy force. इसको हम क्या कहेंगे, buoyancy force कहेंगे. So let us understand, objects feel lighter and weighs less in liquid that in it does in air. This observation suggests that a fluid exerts an upward force on a body immersed in it. So this force that tends to lift the body is called buoyancy force. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, buoyancy force कहते हैं. Now what is buoyancy? So when a body is immersed in a fluid, an upward force which exerts upon a body or upon a body by fluid. Now this upward force which is equal to the fluid displaced by that body. मतलब उसमें होता क्या है, जैसे आपने वुड पे प्लेस किया तो वो क्या करता है, थोड़ी जगह रोकता है. वो जगह क्या करता है कि जो भी लिक्विड है उसको डिस्प्लेस कर देता है वहां से और खुद की जगह बना लेता है, ठीक है. सो ये जो बॉयंसी अपवर्ड फोर्स है वो कितना हो गया कि लिक्विड जितना बॉडी ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है. So, and it is called force of buoyancy. Now, the point at which this force supposed to act, ये जो force जिस point पे लगता है उसे हम क्या कहेंगे, center of buoyancy कहेंगे, ठीक है. उसे हम कौन सा point कहेंगे, center of buoyancy कहेंगे. So it is defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to be act. As the force of buoyancy is vertical force, so it is vertical force which is equal to the weight of the fluid displaced by body, and the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. अब देखिए ये कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखिए आपने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसका सेंटर ऑफ बुओयेंसी हो जाता है, ठीक है. अगर मतलब आधा सबमर्ज हुआ है तो आधा जो है, आधे का हाफ, उसका सेंटर ऑफ क्या मिल जाएगा, बुओयेंसी मिल जाएगा आपको, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मेटा सेंटर. अब मेटा सेंटर है क्या, देखिए आप क्या करते हैं कि जो भी फोर्स आप जो भी मतलब आपने देखा शिप कैसे फ्लोट होती है आराम से, है ना, वो डूब सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है. तो ये जो फिनोमेना है, ये जो सारी एप्लीकेशन है मेटा सेंट्रिक हाइट पर डिपेंड करती है और मेटा सेंटर पर डिपेंड करती है. आप करते क्या हो कि भाई अगर आप किसी बॉडी में ठीक है, थोड़ा सा एंगल स्मॉल टिल्ट दे रहे हो, मतलब थोड़ा एंगल दे रहे हो उसे, सो दैट इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, वो क्या करता है अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. अब ये जो मेटा सेंटर है वो क्या है कि ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, और वो जो ऑसिलेशन का वो है उसका क्रॉस सेक्शन जो मतलब आपको जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो हमारा क्या है, मेटा सेंटर है. सो लेट अस अंडरस्टैंड, मेटा सेंटर इज डिफाइंड एज अ पॉइंट about which a body starts oscillating when a small angle or when a small tilt is given to a body. Now this meta center may also be defined as the point at which the line of action of force of buoyancy will meet to the normal axis of body. किसकी, उसकी नॉर्मल एक्सिस, ठीक है. सो व्हेन अ स्मॉल एंगल और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट गिवन टू दैट बॉडी, तो उसे हम क्या कह देंगे, मेटा सेंटर कह देंगे. देखिए ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल एक्सिस है,
ठीक है, नॉर्मल कहाँ से पास हो रही है, सी जी में से पास हो रही है, और यहाँ पे अपना ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ बुएंसी। अब क्या करें, स्मॉल एंगुलर आपने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, तो आपको पता है कि ड्यू टू विच व्हाट हैपन, ये जो है पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। आपका नॉर्मल कहाँ चला गया, ये इंक्लाइन हो गया, ठीक है। सो ड्यू टू सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका नॉर्मल चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। अब आपके नए जो पॉइंट है यहाँ पे आ गए सेंटर ऑफ बुएंसी का। अब देखिए ये जो नॉर्मल है और इसका जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, उसका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला, ठीक है, इंटरएक्टेड पॉइंट मिला, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो हमें क्या देगा, मेटा सेंटर देगा। Now let us consider a floating body as shown in figure. Let the body is in equilibrium and G is becomes the center of gravity of, and B becomes the center of buoyancy. Now for equilibrium both points are lie on a normal axis which is vertical. ये तो आपको दिख रही है उसमें, ठीक है। Now what we are doing, अपन ने clockwise डायरेक्शन में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब होता क्या है कि आपका जो सेंटर ऑफ बुएंसी है वो चेंज हो जाएगा, उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ सी जी तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो सेंटर ऑफ बुएंसी का पॉइंट का लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें से ये जो फोर्स ऑफ बुएंसी में से आप लाइन पास करो और उसके नॉर्मल के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है उसे हम क्या कह देंगे, मेटा सेंटर कह देंगे। Now what is metacentric height? So your metacentric height it is nothing but आपका जो कहते हैं कि मेटा सेंटर जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, और ये देखिए ये जो मेटा सेंटर है, ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका जो डिस्टेंस मिल रहा है आपको, उसे हम क्या कहेंगे, metacentric height कह देंगे। So देखिए it is the distance mg between the metacenter of a floating body and the center of gravity of body. Now condition for stability of body, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कंडीशन है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बात करें। नाउ लेट अस कंसीडर, अब देखिए थोड़ा एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम के, अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, ये पॉइंट दे रहा है, दिख रहा है, आपने स्मॉल टिल्ट भी दिया, ठीक है, लेकिन वो क्या फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है, वो वापस से अपने सेम पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो जैसे ही आप स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक नया पोजीशन ले लिया, ठीक है, मतलब स्टेबल हो गया वहीं पे, तो इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप थोड़ा फिगर ध्यान से देखो और समझो कि क्या हो रहा है। देखिए अब मैं बात करूं कि आपका जो सेंटर ऑफ बुएंसी है वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, ठीक है, तो आप इसको अगर स्मॉल टिल्ट देते हो तो वो नया पोजीशन ले लेगा, तो इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के लिए क्या बोल रहे हैं, अब देखिए ये जो इस केस में क्या रहेगा कि आपका सेंटर ऑफ बुएंसी ये जो फोर्स है और वेट ऑफ बॉडी दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट, कंसिडर a balloon which is completely submerged in air. Let the lower portion of the balloon contain heavy material so that the center of gravity is lower than the center of buoyancy. Now what happened? Let the weight of balloon W is acting through G vertically downwards direction while the buoyant force FB is acting vertically upward. आपको पता है ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ और buoyant force हमें अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, अपलिफ्ट फोर्स है। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या देखते हैं, वेट ऑफ बॉडी और वेट ऑफ फ्लूइड और वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होना चाहिए, पॉइंट फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसमें आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोगे तो वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो कंडीशन क्या बन गई, इफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू एफ बी एंड पॉइंट बी इज अबव जी, दैट मीन्स बुएंसी, सेंटर ऑफ बुएंसी इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के लिए आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके वेट ऑफ बॉडी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ है और बुओयंट फोर्स क्या है नीचे, सेंटर ऑफ बुओयंसी नीचे की तरफ है। तो अब इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। हुआ क्या, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव सेंटर ऑफ बुओयंसी, और न्यूट्रल में क्या हो जाएगा कि भाई सेंटर ऑफ बुओयंसी एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है।
ना कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। अब फ्लोटिंग बॉडी के लिए बात करते हैं जो लिक्विड में फ्लोट होती है, ठीक है, तो ऐसी बॉडी के लिए बात करते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे, देखिए हमारा मेन जो रहेगा वो किस पर रहेगा, अपना मेटा सेंटर पर रहेगा, ठीक है। अगर हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं, फ्लोट होने वाली बॉडी की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें हमें से क्या कैलकुलेट करना रहेगा, मेटा सेंटर की जरूरत रहेगी। हम अपना मेटा सेंटर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको हम बता सकेंगे कि भाई मेटा सेंटर से आप बता सकोगे कि हाँ बॉडी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। अब देखिए मेटा सेंटर अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर आता है तो हम बोल देंगे भाई स्टेबल है, अगर वो नीचे चला जाता है तो हम क्या कह देंगे, भाई नहीं स्टेबल नहीं है। देख ले, हम देख लेते हैं कंडीशंस, थोड़े पॉइंट्स आपको ये अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ये आपकी फ्लोटिंग बॉडी है, इसमें आपने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। जैसे ही आप स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बॉयंट फोर्स जो सेंटर ऑफ बॉयंसी वो चेंज होकर B1 आ जाता है। अब ये जो B1 है और अब यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ जो M बना वो कहाँ बना, आपका ऊपर की तरफ आया, ठीक है। तो ये जो फोर्स की नॉर्मल लाइन है, ठीक है, वो हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। दैट मीन्स व्हेन m lies above center of gravity, then we can say that it is stable equilibrium, the body is under stable equilibrium, ठीक है, तब हम कह पाएंगे। दूसरे के लिए बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अनस्टेबल के लिए क्या हो रहा है, ये हमारा बॉडी है, हमने इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब इसमें सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हुआ, B1 यहाँ पे आया, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो हम देखेंगे यहाँ पे, सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, अ पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, इट लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस केस में क्या रहेगा, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी कैसी रहेगी, ओरिजिनल रीगेन नहीं करेगी, उसका ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल में क्या हो जाएगा कि बोथ M एंड G कोइंसाइड ईच अदर, वो क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सो लेट अस कंसिडर इट इज आर floating body, W1 is the weight which is placed on this body. Now what we are doing, we are just giving a small angular displacement. इस पे आप स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, मतलब थीटा जितना एंगल अपन क्या कर रहे हैं बॉडी पे लगा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो W है वो मूव हो जाएगा, है ना, आप जैसे टिल्ट करते हो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल लाइन से वो जो डिस्टेंस है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, मतलब सेंटर का हम देखेंगे बॉडी का, तो लेट अस कंसिडर इट इज x। अब हमें दो फोर्स कंसिडर करना है, दोनों फोर्स को मोमेंट को इक्वल करना है, ठीक है। और देन वी विल एबल टू कैलकुलेट दिस मेटासेंट्रिक हाइट। देखिए कंसिडर करते हैं W, आप जो कैपिटल W देखेंगे वो क्या है, आपका वेट ऑफ बॉडी है इंक्लूडिंग दिस W1, स्मॉल बॉडी का वेट कंसिडर करने के साथ, ठीक है। G जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, B है आपका सेंटर ऑफ बुओयेंसी। नाउ व्हाट, द चेंज इन मोमेंट। अब आप देखिए मोमेंट ड्यू टू द मोमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ फोर्स, तो जी जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से, मतलब वहाँ जो है तो हो जाएगा हमारा G1 इंटू डब्ल्यू। देखिए G1 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या देगा हमें, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे जो चेंज हो रहा है वो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इंटू व्हाट इज G1, इट इज GM इंटू टेन थीटा। नाउ फॉर स्मॉल W1, अब आपका स्मॉल W1 देखें यहाँ पे चेंज हो रहा है, पूरा बॉडी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट मोमेंट जनरेट हो रही है वो कितना है, W1 इंटू x1, इसका जो फोर्स है इंटू x1 जितना, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर दो, सो आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट मेटासेंट्रिक हाइट विच इज इक्वल्स टू स्मॉल वेट W1 इंटू x डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ बॉडी इंटू टेन थीटा। ये हमारा सेंटर ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में है उसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।